लेकिन श्रीगुप्त की उपाधि क्या है? महाराज। जिसकी उपाधि महाराज तक है मतलब वो स्वतंत्र शासक नहीं है, वो इसके अधीन है। फिर इसके बाद घटोत्कच राजा बना, इसकी भी उपाधि क्या है? महाराज, यानी यह भी इसके अधीन है, स्वतंत्र नहीं। गुप्त वंश में पहला स्वतंत्र राजा कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसकी उपाधि क्या है? महाराजा धीराज की उपाधि। तो आपको दिमाग में बैठाना है। देखो सामंती प्रथा क्या है समझते हैं आप लोग? यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है कि गुप्त कुशाणों के सामंत है, सामंत का मतलब समझते हैं? हाँ, आपको सातवाहन में एक बात बताए थे कि उसने भूमि अनुदान प्रारंभ किया, याद है ना? तो जो क्षेत्र जीत गए उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दी और हर क्षेत्र के एक सामंत होते थे और इन लोग की ड्यूटी थी कि यहां से राजा को इतना तहसील करके दीजिए। तो कुशाण क्या करते थे? इन सभी से अपना ले लिए। इनका अपना सेना भी है लेकिन कम है। सामंतों को ही कहते थे कि आप लोग सेना रखिए, 10 हजार का, मान लो 50 सामंत है, तो जब कोई लड़ाई की जरूरत होगी तो सभी प्रत्येक सामंत से पैसा ले लिया जाएगा। और अगर कोई सामंत मजबूत होगी वो क्या करेगा? उस क्षेत्र में अपना राज स्थापित कर लेगा। जैसे देखो ना, हम ही पढ़ा रहे हैं तो मान लो हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तब तो ठीक ठाक है, मेरा अपना शासन चल रहा है। अब हम 50 जगह सेंटर खोले हुए, तो बताओ सब सेंटर वाले अलग अलग हैं। अब उस सेंटर वाले जो लड़के हैं वो तो वहां के डायरेक्टर को ही हेड मान रहे हैं, हमसे तो दूरी उनकी बहुत ज्यादा, पैसा उन्हीं को दिए हैं, जो मामला है उनसे समझेंगे। और हम यहीं बैठे बैठे सेंटर वाला से कुछ कुछ पैसा ले लेते हैं, मेरे पास पैसा आ जाता है ना, तो हम उन लोग से पैसा ले ली। तो वो सब सेंटर वाला क्या है? मेरा सामंत है। लेकिन वो सामंती प्रथा कब तक चलेगा? जब मैं मजबूत हूं। थोड़ा सा भी कमजोर पड़ेगा तो क्या होगा? उस सेंटर वाला ही दूसरा कोई टीचर लाके पढ़ाना शुरू करेगा कि देखो उनसे भी बढ़िया तो ले आए, यहीं पढ़ो। तो मालूम चलेगा कि स्वतंत्र राज स्थापित कर ली। और जब उसका कोचिंग बड़ा होगा तो कहेगा कि आई राहुल सर के पहले सामंत था, पहले यहीं चलता था। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? यही कुशाण वर्सेस गुप्त। अब तो तुम लोग सामंत का मतलब समझ गया होगा क्या है। तो गुप्त लोग जो है ये क्या है? इनके सामंत। अब बताओ जो सामंत है वो एक बार एकदम महानिदेशक का उपाधि तो नहीं लेगा, वो कहेगा इस क्षेत्र के हम हेड है, एक बार कहेगा विद्या एजुकेशन ग्रुप का सबसे बड़ा सचिव सेक्रेटरी हम है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो अपना ब्रांच हेड का एक छोटा फोटो नीचे लगा सकता है, उसमें भी उससे बड़ा मेरा फोटो होना चाहिए। ऐसा होगा ना? अपने वाला बड़ा कर लेगा, मेरा वाला छोटा कर देगा, तो फिर वो भी कहेंगे गड़बड़ है, यहाँ के अधीन वर्ग चल रहा है। तो उसका फोटो भी होगा तो हमसे छोटा रहना चाहिए, उपाधि भी होगा तो हमसे छोटा होना चाहिए। अब हमसे भारी भरकम उपाधि लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अब समझ गए होंगे। अब उपाधि उस समय है राजा, तो क्या सही में वो राजा है? नहीं, बहुत नीचे है। कई राजा का जो हेड होगा वो कहेगा महाराजा, इसका मतलब उसके अंडर में बहुत सारे राजा हैं। फिर कोई कहेगा महाराजा धीराज, तो कहोगे ओ ये महाराजों का हेड है, स्वतंत्र हो। देखिए उपाधि से पता चल जाता है कि क्या लेवल चल रहा है। आप कहीं मान लो कोचिंग का पोस्टर देखो और उसमें उपाधि हल्का है तो समझो टीचर कम है, जितना ज्यादा उपाधि चल रहा है समझो टीचर की संख्या उतना ही बढ़ गई। अब एक तो लिख रहा है मैथ गुरु फलाना सर, वो फोटो मारे मैथ गुरु है, वो हमारी उपाधि। अगला ने क्या किया? फोटो के नीचे लिखा मैथ के जादूगर फलाना सर, तुम गुरु हो तो हम जादूगर। तो अगला वो फोटो मारे और लिखे गुरुओं के गुरु फलाना सर, तुम लोग गुरु है हम ओकरो गुरु है। बोले सब पैसा शुरू हो जाए महागुरु। अगला फिर और हाई लेवल होगा तो कहेगा कि जाए तो सब उपाधि होगी। तू कहेगा कि हम हाई पावर कैसे ले? तू कहेगा सरस्वती पुत्र फलाना सर। लो हम डायरेक्ट है, हम साधारण तो है नहीं, हम सीधे भगवान वाला है भाई, डायरेक्ट समझ। बताओ कोई टीचर उपाधि ले लेगा सरस्वती पुत्र फलाना तो कुछ बचा? कोई कहेगा ये जादूगर है, तुम लोग जादूगर है, हम डायरेक्ट सरस्वती पुत्र है, तो कहोगे भाई तो बहुत बड़ा उपाधि हो। और उसी में कोई कहेगा तुम पुत्र ना, हम डायरेक्ट सीधे भगवान हैं, तो और खतरनाक। देखो यही सब इस काल में हो। गुप्त तक तुम देखोगे कि इस समय तक ईश्वर से उपाधि में तुलना होगा कि हम उनके पुत्र हैं। अगला राजा धीरे धीरे अपने आप को ईश्वर वाला डायरेक्ट उपाधि लेगा। इस काल में अपने आप को इन लोग एकदम कहेंगे कि हम पूरे हम ही नारायण हैं, भगवान ही राजा का रूप लेकर धरती पर आता है। और धीरे धीरे राजा भी जब मरेगा तो मंदिर में उसकी भी मूर्ति भगवान के बगले में साइड में लग जाएगी, ये भी तो भगवान ही थे ना। और इसीलिए फिर अगला मरेगा तो फिर मंदिर में भी आएंगे, अगले मरेंगे तो फिर आएंगे, तो मंदिर में भीड़ बढ़ेंगे तब क्या हो? जैसे जैसे पुराना होंगे 5-6 पीढ़ी पार करके तो सबसे पुराना वाला को हटाया जाएगा और उसके प्रतीक में रैक पर एक पत्थर रख दिया जाए। एक पत्थर रख दिया गया कि इनका सिंबल ये है, जगह हटाइए और फिर नया खुलाइए। तो आप अगर मंदिर जा रहे हो और मंदिर में देखना कि मेन भगवान बीच में है और बाकी कई रैक बना हुआ है जिस पर भी छोटे छोटे पत्थर है, तो समझ लेना कि गुप्त काल के सामंती प्रथा का वो प्रतीक है। हेड भगवान जो महाराजा धीराज है वो पर धरे हुए, और जो उसमें महाराज है वो भगवान थोड़ा सा साइड में रहे, जो राजा है वो थोड़ा ऐसी खुला में रहेंगे, और जो और नीचे का राजा वो सब रैक ऊपर चुपचाप सजे रहे। आप देखोगे मंदिर में एकदम एक लोटा भी पानी ले गए सब पर उछले तो मालूम चला कि 5-6 बचे हुए खाली, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सामंती प्रथा वाला सिस्टम का वो सीधा जीता जागता देखो उदाहरण। तो अब तो हम समझते हैं कि आप लोग सामंती सिस्टम को बढ़िया से समझ गए। महाराजा क्या होता, महाराजा धीराज क्या होता, आप लोग समझ गए। अब कभी भी टाइटल हम बोलेंगे महाराजा का लिया, क्या समझोगे? स्वतंत्र है कि अधीन है? अधीन है, ये सामंत है। अगर कहेंगे महाराजा धीराज का लिया, क्या होगा? स्वतंत्र हो। अब आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के शुरुआत संस्थापक किसने है? श्रीगुप्त ने किया। लेकिन क्या श्रीगुप्त वास्तविक संस्थापक है? नहीं। श्रीगुप्त के बाद राजा कौन है? घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद
बाद कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका डेट पूछता है, जहां जो जरूरत है उस चीज को डेट बताएंगे, अनावश्यक की सब रटने का जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है एकदम ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में राजा बना और इसीलिए ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। पहला गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। और यह जब राजा बना तो 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत चलाया। आपसे क्वेश्चन आएगा, गुप्त संवत किसने चलाया? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। और गुप्त संवत कब चलाया? 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब इसमें ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम मेन एक और प्लस पॉइंट क्या हो गया, उस समय वैशाली में आपको बताए थे लिच्छवी बहुत मजबूत घर, और उस मजबूत घराने में इसकी शादी हुई और इससे इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। चूंकि इस समय तक अधीन है, स्वतंत्र भी हुआ तो बहुत बड़े घराना में शादी हुई। अब बताओ, गांव के कोई आदमी सबसे बड़ा है और उसके यहाँ किसी का ससुराल हो, तो बार बार अगर कम नीचे है तो वहां को हाईलाइट करते रहे, फलना बाबू वही ना हमारा ससुराल है, तो उससे इसकी प्रतिष्ठा घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। और इसीलिए लिच्छवी पर बहुत ज्यादा बल दिया, क्योंकि उस समय लिच्छवी समझिए मगध के क्षेत्र का एक प्रतीक है बहुत बड़े घराने। और लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या है? कुमार देवी। अब उस समय नहीं जानती थी कि लड़का लोग अंतिम में कुमार लगाएगा, नाम कुमार देवी। तो बाद के लड़के लोग अपना ये वाला अपना मैंने पीछे लगा ली। तो इनका नाम आपसे पूछा जाएगा, कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी है? लिच्छवी की। और कुमार देवी का विवाह किससे हुआ? तो हम लोग देख लिए कि इसका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ और इसी कुमार देवी के बेटा है समुद्रगुप्त। तो अब हम लोग चलेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, मान के चले इतनी बातें एकदम क्लियर है सबका। अब इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज, समुद्रगुप्त की स्थिति। ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त में हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, एक बार ध्यान देंगे तो समुद्रगुप्त में क्लियर हो जाएगा। समुद्रगुप्त में कोई डेट नहीं पूछेगा, इसमें महत्वपूर्ण चीज हम लोग समझेंगे। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र की उपाधि दी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र मीन्स होता है पुत्र, लिच्छवी का पुत्र कौन है? तो लिच्छवी का पुत्र कौन है? समुद्रगुप्त। तो आपको रिवर्स क्वेश्चन देगा, लिच्छवी दौहित्र की उपाधि किसे प्रदान की? आप आंसर ध्यान रखोगे किसको है? समुद्रगुप्त को। और गुप्त वंश के साम्राज्य को समुद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा बढ़ाया, यानी गुप्त वंश का सबसे बड़ा साम्राज्य बढ़ाने वाला कौन था? समुद्रगुप्त। साम्राज्य को जरा ध्यान दीजिए, इस समय अभी गुप्त वंश में गुजरात शामिल नहीं है, यहाँ पे शकों का शासन। आपसे पूछा जाएगा तो बताओ यहाँ पे किसका शासन है? शक का। नीचे भी जब देखोगे तो यहाँ पर वाकाटक का शासन। तो अलग अलग साम्राज्य है, नीचे पांड्य, चेल, ये सब अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं। इनका साम्राज्य अभी मुख्य रूप से यहीं तक था और लिच्छवी के कारण थोड़ा सा ये साम्राज्य बिहार तक शामिल हुआ। समुद्रगुप्त क्या किया? अपने विजय अभियान से इन सभी क्षेत्रों पर अपना विजय किया। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिलाया और नीचे इसने पूरे इस क्षेत्र से जाके और यहाँ तक का क्षेत्र विजय करके आए। जिधर गया सबको लगभग जीता, कहीं हारा नहीं। लेकिन इसने 3 तरह की नीति अपनाई। पहला नीति, जीत गया तो कब्जा किया। दूसरा नीति, जीत गया तो अधीनता स्वीकार कराया कि गच्छो कितना पैसा दोगे सालाना, हेड तुम ही रहो। और तीसरा, जीत गया तो कहा हार मान रहे हो ना, तो हाँ ठीक है सब तुम्हारा है और चल दी। मैंने जीत के ना कब्जा किया और ना पैसा लिया, खाली जीते हैं ये सिद्ध करना है, सिद्ध है बढ़। तो तुम भी सोच रहा हो कि तो ऐसा जीतने से क्या फायदा? तो दक्षिण भारत में वो जीत के वैसे ही कर रहा था। कारण दक्षिण भारत पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ खेती नहीं होती, बहुत कम होती। तो उसको लगा कि हम यहाँ सुरक्षा के लिए जितना सेना खर्च करेंगे, उस समय इनकम होता था जमीन के पैदावार वाला, तो हमको पैदा कुछ मिलेगा नहीं और मालूम चलेगा कि सेना हमको बहुत खर्च करना है। तो इससे बढ़िया खाली हरा के गिनती गिन लीजिए कि इतना दूर जीते, अब आगे बढ़ते चले जाइए। तो सुदूर दक्षिण में केवल इसने विजय किया, छोड़ दी। हल्का ऊपर है, विजय किया, अधीनता स्वीकार करवाया। और अगल बगल है तो इस क्षेत्र को ये अपना कब्जा में ले ली। अब बताइए क्या गुजरात जीता है? तो समुद्रगुप्त गुजरात नहीं जीता है, शक अभी कंटिन्यू, शक विदेशी शासक है, वो कंटिन्यू है। और बाकी इसने अपना क्षेत्र इन सभी क्षेत्रों में बढ़ा लिया और इन सभी क्षेत्रों में बढ़ाने के कारण, इतना बढ़िया विजय अभियान करने के कारण समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ भारत का नेपोलियन किसे कहते? तो समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने कहा? तो वी.ए. स्मिथ एक इतिहासकार है, उन्होंने इसके विजय अभियान को देखते हुए कहे कि हम समझ गए ये भारत का नेपोलियन है। बोलो सही नाम लग रहा है कि गलत? नाम गलत है, चूंकि नेपोलियन बहुत बाद का है और ये समुद्रगुप्त पहले का है। तो कई इतिहासकार कह रहे हैं कि स्मिथ जी को बोलने नहीं आए, नेपोलियन को बोलिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त है, कीमत बोलिए कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। पहले कौन आया? समुद्रगुप्त 335 में। नेपोलियन कब है? 1814-15 में इसकी मृत्यु हो। अब बताओ ये 1815 के आदमी और इसको 335 वाला से तुलना करेंगे। अभी कोई आदमी मान लो अन्ना हजारे, तो बताओ अन्ना हजारे भारत के गांधी हैं कि गांधी भारत के अन्ना हजारे? सोच के बोलो हमको पहले ठीक से, गांधी भारत के अन्ना हजारे हैं कि अन्ना हजारे भारत के गांधी? वेरी गुड, चूंकि गांधी जी पहले हैं तो अन्ना हजारे भारत के गांधी। अब कोई कहे कि गांधी जी भारत के अन्ना हजारे थे, गड़बड़ है। वैसे ही नेपोलियन समुद्रगुप्त हो सकता है, समुद्रगुप्त नेपोलियन नहीं हो सकता, ये बहुत पहले।
तो कई लोग आपत्ति भी दर्ज करते हैं, लेकिन पीटी के लिए बस यही पढ़ना है। भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? स्मिथ ने। बोलो, ये भी नाम दिमाग में रहेगा सबका। अब यहाँ पे हम लोग देखें समुद्रगुप्त में दो तीन चीज हम लोग सीखे। पहला तो इसको लिच्छवी दौहित्र कहा गया। दूसरी बात सीखे कि गुप्त वंश के साम्राज्य को सबसे ज्यादा यही बढ़ाया। तीसरा हम लोग सीखे कि इसके विजय अभियान को देखते हुए स्मिथ ने इसको उपाधि क्या दिया? भारत का नेपोलियन। अगला एक और इंपॉर्टेंट है, इसमें समुद्रगुप्त खुद संगीत का भी संगीत शौकीन है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। और इसके पूरे विजय अभियान का वर्णन कहां मिलता है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन हरिसेन के इलाहाबाद माने प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। वही अशोक स्तंभ इलाहाबाद वाला बताया था, उसमें इसके विजय अभियान का वर्णन है कि कैसे कैसे यह विजय प्राप्त किया। तो क्वेश्चन तुम्हें दो तीन आएंगे। पहला, कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन कहां है? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन। इसके दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो गया कि समुद्रगुप्त के समय ही श्रीलंका के राजा है मेघवर्मा। इसने गया में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए एक दूत भेजा कि हमको परमिशन दीजिए, हम गया में एक मंदिर बनाना चाहते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव होता है। समुद्रगुप्त के सिक्का पर आप जानते हो किस चीज का फोटो मिलता है? जल्दी बताइए। बीना बजाते हुए एक जो है मूर्ति इसमें मिलता है। तो आप सुन लें, इसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको सब क्लियर है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पूरा वर्णन हो गया। और समुद्रगुप्त साहित्य और संगीत का काफी रुचि रखता था। हरिसेन द्वारा इसे कविराज कहा गया। पूछा जाएगा किस गुप्त राजा को कविराज कहेगा, तो समुद्रगुप्त को। और संगीत प्रेमी की भी उपाधि दी गई। और इसके सिक्का पर किस का चित्र है? वीणा का। अब इसके बाद अगला राजा कौन बना है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन अब थोड़ी सी बात यहाँ पर सुन लेंगे तो हम लोग और स्पष्ट हो जाएगा। जब इसमें इतना बड़ा भारत का विजय किया, जिसको हम लोग देखे अभी, तुलना किससे हुआ? नेपोलियन से। और नेपोलियन से तुलना हुआ इतने बड़े भारत के विजेता का बेटा है, बड़का बेटा का नाम है रामगुप्त। और हम लोग देखेंगे कि इसके बाद मेन राजा जो बना, उस राजा का नाम क्या है? रामगुप्त थे। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बड़ा है रामगुप्त, वही राजा बना। छोटका बेटा का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त राजा तो बना है, लेकिन भारी नालायक है, योग्य नहीं। और इन नालायक के बहुत बढ़िया सुंदर पत्नी मिली हुई है, ध्रुव देवी, इसका भी नाम आता है। अब अभी कैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उसी प्रकार उस समय का रामगुप्त की पत्नी का नाम दूर दराज तक पूरे क्षेत्र शहर में था कि उतना खूबसूरत पत्नी किसी राजा की नहीं। तो देखिए, अब रामगुप्त की पत्नी कौन है? ध्रुव देवी। और पत्नी बहुत सुंदर हो, ये भी खतरनाक चीज, बात समझ लीजिए। ये भी कोई बहुत बड़ाई वाला चीज नहीं, ये पत्नी बहुत खूबसूरत है। देखिए, अभी झटका यहाँ लगेगा। यहाँ राजा कौन है? शक राजा। और शक जो विदेशी राजा है, वो जान रहा है कि हमारे ताकत के आगे रामगुप्त का ताकत कमजोर है, क्योंकि योग्य शासक नहीं है। तो शक राजा ने खबर भेजवाया कि या तो पत्नी मेरे यहां भेज दो और या लड़ाई के लिए तैयार रहो, दो में एक काम तो होगा। तो रामगुप्त भी खबर भेजवा दिया कि लड़िए मत, हम पत्नी भेज देते हैं, लड़ने से कौन फायदा। बात समझिए। तो आप समझ ही रहोगे कितना योग्य राजा है, भी बात समझ में आ गया हो, समझदार ही होगा। अब ध्यान दीजिए। अब सोचिए, एक आदमी का पत्नी से परेशान था, तो बेचारा पेपर में निकलवाया पत्नी चाहिए, ताकि कुछ लोग बोले तो हम अपना दें। तो उसने लिखा पत्नी चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि हाँ तो इस पते पर संपर्क करें। अगला दिन सुबह उस दरवाजा खोला तो 200-300 आदमी अपनी पत्नी को लेके आया था कि ले लीजिए। हम तो कहा कि ले लीजिए, हम तो देना चाह रहे। तो कहा हम सोचे कि आपको पत्नी चाहिए तो हम लोग अपना दे रहे हैं, कुछ पैसा उसा दीजिए, इतना पैसा लिखा होगा। तो वही वाला थ्योरी पे हमारा कौन है? रामगुप्त। लेकिन पूरा साम्राज्य में अब बताओ प्रजा के बीच क्या हालत हो। जब राजा अपनी पत्नी दूसरा राजा के यहाँ पहुंचा देगा, तो इसका मतलब पूरे साम्राज्य में लोग कहेगा कि तब हम लोग की पत्नी कैसे सुरक्षित रहेगी। और विचार तो लोग करेगा। और इसने अपने ही भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा कि लेते जाओ और भाभी को पहुंचा दो। चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा भाई है, लेकिन समझदार है। अब उसको लग रहा है कि इससे पूरी हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। अब हमारे पिता से लोग सब डरते थे, जहां गए वहीं जीत के आए। और बेटा कितना नालायक है कि सोच सकते हैं पूरा साम्राज्य का इज्जत डुबा देगा। अब इस कंडीशन में अब सोचिए, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को चंद्रगुप्त द्वितीय लेके तो चला, लेकिन गुजरात में पहुंचा जब, तो वो खुद अपना भेष बदल लिया और महिला के ड्रेस में ध्रुव देवी बन गया रामगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय। और अपने पूरे नाखून में बाघ के नाखून सब हाथ में सेट किए। अब उस समय बघनक वगैरह सब नामी था। और उसके बाद पूरे तैयारी से गए। और शक शासक जब जान रहा था कि रामगुप्त डरपोक है, भेज ही दिया होगा। जब देखा कि ध्रुव देवी के रूप में आ गए हैं, सोचा कि ध्रुव देवी ही आई, तो अपने सभी सैनिकों को साइड कर दिया। और उस समय मौका पाकर हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय शुरू किए और शक शासकों का पूरा उन्मूलन कर दिए, समाप्ति कर दिए। और शकों को हराने के बाद ये खुद आए और अपने भाई की भी हत्या कर दिए। ये ऐसा भाई रहेगा तो साम्राज्य का प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा। और भाई की भी हत्या करने के बाद ध्रुव देवी से विवाह कर लिए। और ये पूरा साम्राज्य ध्रुव देवी से विवाह किए, तो लोग बड़ा खुश हो गया जी तुम लोग।
तो इसमें हम लोग ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ का जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसका राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चूंकि आपको पहले से याद हो, राजा विक्रम ने शकों को हराने के बाद एक उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय भी शकों को पराजित करने के बाद कहा कि मैं भी विक्रमादित्य हूं। इसलिए आपसे क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया चंद्रगुप्त प्रथम कि चंद्रगुप्त द्वितीय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसको हराने के बाद? शकों को हराने के बाद। और एक और खासियत ध्यान रखना, गुप्त शासक सोना के सिक्का चला रहे हैं। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्तों ने ही जारी किया। सोना के सिक्का पर 3 क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यमन ने जारी किया। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने जारी किया। और सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्तों ने जारी किया। और अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज सुनेंगे। इस सोना का सिक्का इसके पहले गुप्त साम्राज्य में चल रहा था। पहली बार चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का चलाया। और इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त में अभी तक कोई चांदी नहीं चलाया, इसने यादगार के लिए चांदी का सिक्का चलाया। तो क्वेश्चन पूछेगा, कौन गुप्त राजा सबसे पहले चांदी के सिक्का चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके यादगार में चलाए? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्का चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। ये लाइन तो क्लियर है सबका? चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मायने। पहला, इनके दरबार में बहुत योग्य व्यक्ति रहे और उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। और दूसरा, इसके समय एक चीनी यात्री भी भारत आए। और इन दोनों यात्राओं के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट अगले कड़ी को सुनते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय में हम लोग नेक्स्ट देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अब जो व्यक्ति है, इनका भी विवाह एक है नागवंशी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इनकी पत्नी कौन है? एक ध्रुव देवी है केवल। तो उस समय एक पत्नी विवाह केवल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इनके समय। अब महत्वपूर्ण चीज जरा ध्यान दीजिए 2-3। पहला हम लोग देख लिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। क्यों किया ये तो समझ गए। किसको हराने के बाद? शकों को हराने के बाद। शकों को पराजित कर चांदी का सिक्का चलाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त राजा सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाए? तो आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह। इस समय एक और फेमस वंश थे नागवंश। और नागवंश की राजकुमारी किससे हुआ? कुबेर नाग से। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका विवाह किससे हुआ? कुबेर नाग से। और कुबेर नाग से जो विवाह हुआ तो इनकी एक बेटी हुई और उस बेटी का नाम है प्रभावती गुप्त। और उस प्रभावती गुप्त का विवाह दक्षिण भारत में वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। आपको अभी समझाए थे कि दक्षिण में नीचे की ओर राजा कौन है? वाकाटक राजा। अभी तक उत्तर का रिलेशन दक्षिण में कम हुआ था, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि प्रभावती का विवाह वाकाटक के राजा कौन है? रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। तो ये लाइन फिर से सुन लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागवंशीय कुबेर नाग के साथ। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लिच्छवी वंश के कुमार देवी से किसका विवाह? फिर गवाने लगा तो इतना कैसे गवा जी? समुद्रगुप्त का विवाह करा देगा। आओ बेटा के तुम विवाह वहीं करा दे रहा है। उसको तो हम लोग लिच्छवी दोहित्र कहते ना जी, तुम लोग तुरंत भुलाता है। कुमार देवी से विवाह किसका हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का। और नागवंश के कुबेर नाग का विवाह किसका हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का। दोनों ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त है। प्रथम जब बोलेंगे तो कहना लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, और द्वितीय जब बोलेंगे तो कहना नागवंश के कुबेर नाग। बोलो, दोनों एकदम क्लियर हो गया सबका ना? अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इसके समय आपको चीनी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? फाहियान। आपको पूछा जाएगा कि बताओ चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्रमादित्य का। फाहियान जल्दी बताओ तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय? नालंदा। तो अभी नालंदा विश्वविद्यालय नहीं बना है, अभी बहुत बाद कुमारगुप्त बना है, अभी बना भी नहीं। और फाहियान अब बता दो, तक्षशिला में लाओगे। तक्षशिला संस्कृत का मेन सेंटर है। क्यों आएगा तक्षशिला? और इसीलिए फाहियान सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने नहीं आया। फाहियान घूमने आया होगा तो उम्र बराबर फाहियान का मालूम है? 65-70 साल के बीच में ही आया था, वो भी चीन से पैदल आया। बात समझ लोगे, वो भी 65-70 साल की उम्र में बता रहा था। तो आप इतने समझ लो कि 65-66 साल की उम्र में चीन से पैदल आया। इसलिए गौतम बुद्ध के संबंधित कई पुस्तक थे जो उसमें चीन में उसको कुछ मिला था और कुछ पाठ नहीं मिला। तो इतने सुर ताल में ही आ गए कि सब खोजेंगे और जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है वहां तक जाएंगे। और कोई गाड़ी उन्हें है नहीं तो चीन से पैदल चलती। और सोचो पैदल आए और यहाँ पे कई जो त्रिपिटक का नाम आगे पढ़ोगे, विनय पिटक, अभिधान पिटक, सुध पिटक, उन पिटकों के संकलन हेतु फाहियान भारत आया। तो आपको ध्यान रखना है, पढ़ने नहीं आया, बौद्ध ग्रंथों के संकलन हेतु ये चीन से भारत आया है। और उस समय भारत का राजा कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अभी हम लोग चलेंगे एक से एक महान वैज्ञानिक, और उन वैज्ञानिकों के द्वारा सोच सकते हो कारनामा, उनके द्वारा उस जमाने में लोहा बनाया गया। और वो लोहा आज भी दिल्ली में महरौली में ही कुतुब मीनार वगैरह बना हुआ, उसी में एक लोहा का स्तंभ है और उसमें लिखा है कि इस स्तंभ को चंद्र के समय ढाला गया। शुरुआत में लोग चंद्र की पहचान नहीं कर पा रहे थे कि महरौली के अशोक स्तंभ में वर्णित चंद्र किसके लिए प्रयोग हुआ है। बाद में मालूम चला कि यह जो चंद्र है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए है, विक्रमादित्य के लिए है। और खासियत क्या है?
वो लोहा अभी तक खुला में है। सोच सकते हो ईस्वी का अंदाज इसी से लगा लोगे कि इस समय का शासन, अभी हम बताए तुम्हें कि नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहे कि 380 400 ईस्वी के आसपास का समय, और अभी चल रहा है 2020। अब सोचो 2020-21 400 ईस्वी में बना हुआ कितने साल हो गए? 1600 साल होगा तो 2000 आए। अब 20 साल 21 साल फिर मानी तो 1600 साल पहले जो लोहा ढाला गया खुला में छोड़ा हुआ है, आज भी उसमें जंग नहीं लगा। और आजकल हम लोग कहते हैं कि साइंस बहुत उन्नति कर गई, अभी भी छड़ का प्रचार दिखाते हैं, कभी हाथी भिड़ा के कभी कुछ भिड़ा के, और छत ढालिए तो 40-50 साल में रास्ते ढोके खत्म हो जाते। तो सोचो अभी हम लोग 50 साल वाले हैं और उस जमाने में 1600-1700 साल चला। साइंस की उन्नति के कारण ये काफी फेमस समय रहा। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। इस समय काफी ज्यादा ज्ञान विज्ञान और साहित्य की उन्नति हुई, और सभी जगहों में उन्नति होने के कारण गुप्त काल का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कहलाता है, और गुप्त काल खुद भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। आपको पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल, पूछा जाएगा कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाने के कारण, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाने के कारण, या सबसे ज्यादा साहित्य और ज्ञान विज्ञान की उन्नति के कारण? तो मेन इसको ध्यान रखना, सोना के सिक्का चलाने से स्वर्ण युग नहीं होता। मेन है कि इस समय सबसे ज्यादा ज्ञान विज्ञान साहित्य की उन्नति है। जीरो का खोज इसी समय होगा, इसके पहले शून्य का खोज नहीं है। अब अभी चलेंगे शून्य के खोज पर भी कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है। कई जगह व्हाट्सएप पे भी तुम देखा होगा कि शून्य का खोज अगर बाद में हुआ तो रावण के 10 मुड़ी पहले कैसे थे? शून्य तो लग गया। आप कौरव 100 भाई कैसे थे? जब शून्य ही नहीं है तो फिर 100 भाई कैसे हो? तो बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोग कभी कभी पढ़ा हो। अच्छा, तो सब आंसर मिल जाएगा। तो इसमें देख लोगे कि सही में गुप्त काल में शून्य कैसे आ गया। तो अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कुछ महान आत्मा लोग को एक नजर देख लें तो हम लोग का गुप्त काल का मेन सिस्टम आ जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अब जो इसके दरबार में महत्वपूर्ण लोग हैं उनका नाम जरा खूब बढ़िया से सुनेंगे, एक बार याद हो जाना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो रत्न थे उनका एक का नाम क्या है? हरिसेन। ये आपको याद है, समुद्रगुप्त के भी दरबारी कवि। इसके बाद हम लोग देखें धनवंतरी, ये मेन डॉक्टर है। आपको बताया थे 3 डॉक्टर सबको याद चाहिए, जीवक, चरक, धनवंतरी। प्राचीन भारत का काम खत्म। 3 डॉक्टर जिस तरह को याद है तो डॉक्टरी सिस्टम से हो जाए। पूछा जाएगा जीवक किसके दरबार में थे? बिंबिसार। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क। और धनवंतरी किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी गुप्त काल का प्रमुख वैद्य कौन है? धनवंतरी। अगला नंबर हम लोग चले अमर सिंह। इन्होंने पूरे अमर कोश एकदम शब्दावली डिक्शनरी इन्होंने काफी बढ़िया लिखा। ये भी आपके साहित्य के बहुत बढ़िया विद्वान थे। कालिदास, कहना ही नहीं है इनका। कालिदास के बारे में भी हम लोग देखेंगे, भारत के शेक्सपियर कहलाए, फिर गलत है। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहना चाहिए था, क्योंकि शेक्सपियर बाद में आया। फिर वही बात हो गया कि अन्ना भारत के गांधी नहीं, गांधी भारत के अन्ना है। उसी तरह शेक्सपियर बाद में आया और हमारे कालिदास बहुत पहले आए। लेकिन हम लोग कह क्या रहे हैं, भारत के शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास। अभी कालिदास का भी सुनेंगे। और एक और बहुत बढ़िया खगोलविद कौन है? वराहमिहिर। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुप्त काल के खगोलविद थे वराहमिहिर। वराहमिहिर के बाद इसी समय आर्यभट्ट भी है। और आपको मालूम है आर्यभट्ट ने किस का खोज किया? शून्य का। और आर्यभट्ट पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इतने देर में एक चक्कर लगाती है। बहुत बड़ा योगदान। तो अभी हम लोग ध्यान से सुनेंगे जरा। अब आपसे पूछा जाए कालिदास के बारे में, सभी लोग जानते हो कालिदास की स्थिति क्या है। कालिदास की कहानी तो सुने हैं आप लोग ना, कितने अनपढ़ है, सबसे मूर्ख है, और वो सोच लीजिए सबसे बड़े विद्वान बने हुए। आप जानते हो गुप्त भी सबसे ज्यादा सामंतों को प्रश्रय दिया, क्योंकि गुप्त खुद कुषाणों के सामंत। तो इनके छोटे छोटे सामंत थे, उसी में एक सामंत थे, उनकी एक बहुत बढ़िया बेटी पढ़ी लिखी थी और उस बेटी का नाम विदोत्मा। विदोत्मा जब खूब पढ़ी लिख गई तो पिताजी से कही कि हम अपना पसंद से विवाह करेंगे जो पढ़ा लिखा। आपके साम्राज्य में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है बुलाइए, हम खुद क्वेश्चन पूछेंगे, अगर जवाब देता है तो हम विवाह करेंगे। पिता ने भी देखा कि तब ठीक ही है, पूरा साम्राज्य का मालिक तो वही होगा, हमारा बेटा जो दामाद आएगा। उसको बेटा नहीं था, अलाउंस करवा दी। अपने सैनिकों को ड्यूटी दे दिया कि जो गांव में घूमो सबसे विद्वान है पकड़ के लाओ उसको। डेली 10-12 लोग को पकड़ा के लाते थे, विदोत्मा क्वेश्चन पूछते थे। सैनिक लोग धीरे धीरे ड्यूटी बन गया, गांव के सबसे विद्वान लाइए, विदोत्मा क्वेश्चन पूछे, नहीं बताया जाइए। फिर अगला दिन फिर दूसरे आगे नहीं बताया, फिर जाइए। धीरे धीरे उन लोग भी तबाह हो गया, सैनिक लोग। अब उन लोग रास्ता में बात कर रहा है कि यार सब तेज करके ले गए, अब सबसे फोन का के ले चलो। अरे छटनी ना होगा, छटेगा, हम लोग को ले भी जाना, ड्यूटी दिखाना है ना। तो आज सबसे मूर्ख जो व्यक्ति रास्ता में भेंट होगा उसी को लेके चलना। और वो सबसे महामूर्ख व्यक्ति एक रास्ते में भेंट हुआ, जो पेड़ के जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। 2-4 बार और कुल्हाड़ी कस के मारते तो डाल सहित नीचे आ। सिपाही लोग कहा कि इससे मूर्ख कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा। अगर दूसरा डाली बैठ के काटता तो बुद्धि थी। बुलाया नीचे, कहा कि बोलो राजकुमारी से शादी करोगे, राजा बनोगे? कालिदास तुरंत कह के हाँ। चलो, रास्ते में एक ब्राह्मण विदुत्मा से बहुत अपमानित हुआ, बहुत विद्वान था। विदुत्मा उसको कई चीज का कही कि नहीं गलत है, तुमसे विवाह नहीं करेंगे।
तो वो अपमानित महसूस कर रहा था, तो वो भी देखा कि जा रहा है लोग कि कालिदास को समझ गया कि तो आज मूर्ख जा रहा है, कहा कि हम भी इसके साथ चले। सैनिक लोग कहा कि आपका परीक्षा तो हो गया है, कहा कि नहीं इसको बोलने मत देना, नहीं तो विद्वत्मा समझ जाएगी कि मूर्ख है। कहा कि आज इसका मौन व्रत है और आज आप कोई क्वेश्चन संकेत में पूछिए, इस संकेत में आंसर देगा जिसका व्याख्या ब्राह्मण कहेगा कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि ब्राह्मण इसके साथ सांकेतिक बातचीत करता है। एक नया तरह का चैलेंज पहुंचा। विद्वत्मा को लोग बताया कि बहुत विद्वान आए हैं, लेकिन आज के दिन मौन धारण करते हैं, उन अपने साथ विद्वान लाए हैं, वो जो कहना चाहते हैं संकेत से उसकी व्याख्या ही करेंगे। विद्वत्मा कही ठीक है, सांकेतिक परीक्षा भी ले लेते। और विद्वत्मा क्वेश्चन शुरू की, एक उंगली उठाई, ईश्वर एक है, व्याख्या करो, मानते हो? विद्वत्मा पूछना चाह रही ईश्वर एक है, और कालिदास को कहा गया कि संकेत में मुंह नहीं खोलो, वो जो पूछ रही है उंगली दिखा के आंसर दो। तो कालिदास समझ गए कि हमको कह रही कि एक आंख फोड़ देंगे, क्यों आए हो यहाँ? कालिदास कहे कि तो दोनों फोड़ देंगे। तो कालिदास अपना दोनों उंगली उठाए तो विद्वत्मा पूछी वहां ब्राह्मण से क्या कहना चाहता है। तो साथ में जो ब्राह्मण थे कहे, भाग क्या आंसर दी। साथ वाले ब्राह्मण ने कहा कि विद्वत्मा जी आप पूछना चाह रहे हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज है, ये आत्मा और परमात्मा अलग अलग मात्र है। विद्वत्मा कहे कि नहीं, आंसर तो ठीक दे रहा। विद्वत्मा अगला क्वेश्चन पूछ रही है, 5 तत्व से शरीर बना है, इसकी व्याख्या करो, 5 तत्व से शरीर की व्याख्या करो। कालिदास से कहा गया कि तो आंसर दीजिए। कालिदास को आत्मा परमात्मा तो समझ में आ नहीं रहा था। कालिदास समझ गया कि जब हमको बोले एक आंख फोड़ेंगे तो हम बोले कि तो दोनों फोड़ देंगे, तो वो कह रहे तो तुमको थप्पड़ से मारेंगे। तो कालिदास कहे कि तो हमको कम समझ रहे, मुक्का से मारेंगे, तब ये भी समझ लो। ब्राह्मण से पूछा गया कि बोलिए क्या कह रहे हैं, कहे ऐसा विद्वान मैंने नहीं देखा। आपने कहा कि 5 तत्व के बारे में बोलिए, तो कालिदास का कहना है कि 5 तत्व जब तक एक साथ मिलकर एक नहीं बनेगा, जीवन नहीं हो सकता है। विद्वत्मा कहे कि नहीं, ऐसा विद्वान हमको अभी तक नहीं मिला, और विवाह करेंगे, और कालिदास से विद्वत्मा का विवाह हो। तो समझ रहे कितना विद्वान व्यक्ति से विवाह। और विद्वत्मा एक ही दिन में समझ गई कि कैसे मूर्ख से हमारा विवाह हो गया। ब्राह्मण अपना अपमान जो हम किए उसका बदला ले लिया। तो पहले ही दिन विद्वत्मा ने कालिदास को घर से भगा दी कि तुम पढ़े लिखे नहीं और ऐसे व्यक्ति को हम साथ नहीं रख सकते। और कालिदास उस उम्र में पढ़ाई के लिए जब अपमानित होकर निकले, तो उसी समय सोच लिए कि मुझे पढ़ाई करनी है और पत्नी को ही अपना गुरु माने। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कालिदास ने अपना गुरु किसे माना, तो पत्नी को। और कॉरेस्पोंडेंस कोर्स है, गुरु मैंने सामने नहीं, पत्नी बैठी हुई पढ़ रहा है, कॉरेस्पोंडेंस। पत्नी को गुरु माने, इनडायरेक्ट में पढ़ना शुरू किए। और तब कालिदास जब पढ़ गए, इन्होंने जो पुस्तक लिखा वो आज बीए के आगे चलता है, नीचे क्लास में कोई नहीं समझ सकता। इतने कनिष्ठ संस्कृत लिखे हैं इन्होंने। संस्कृत का एक पैमाना निर्धारित किया, चाहे वो मेघदूतम हो, रघुवंशम हो, मालविकाग्निमित्रम हो, अभिज्ञान शकुंतलम हो, इनके कोई पुस्तक तुमसे पूछे जाए तो ये सभी पुस्तक अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखेगा। इतना परिचित करवाना पड़ा। तो हम लोग अभी कालिदास की कहानी सुन रहे थे, देखे कितना विद्वान व्यक्ति कैसे विद्वान बने। अब कई लोग सोचो 25-30 उम्र में सोचता है वो नौकरी होगा, आई उसके बाद पढ़ना शुरू की, वहां तक कोई पढ़े लिखे नहीं थे। पत्नी पहली रात में इनको किताब दी पढ़ने के लिए, तो कह रहे घोर कलयुग आ गया। पत्नी कह रही कौन कलयुग आ गया, क्या हुआ? तो सोचो अक्षर भी आजकल दुबला पतला हो। बचपन में मनोहर पोथी टाइप के मोटे मोटे अक्षर का वाला देखे हुए, और विद्वत्मा जो किताब थी उसमें महीन लिखा हुआ था। तो इतना ही कह रहा है कि अक्षर भी दुबला हो गया। विद्वत्मा करी अक्षर दुबला हो गया, कहना क्या चाह रहा है? तब जाके भगाई कि कैसा मूर्ख हमारे पास आ गए। तो इसमें अब हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। आपको जो विद्वान व्यक्ति यहाँ नजर आ रहे थे उसमें कालिदास की पुस्तक, इसमें हाँ बोला जाए विद्वत्मा के वो सब छोटे सामंत है। विद्वत्मा बेटी का ही नाम ज्यादा है, पिता का नाम नहीं है, वहां कहीं विद्वत्मा के पिता का नाम नहीं मिलता। तो अब जरा इसमें ध्यान दीजिए। बराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है और इनकी रचना क्या है? बृहद संहिता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लड़के कालिदास वाला सब याद रखता है और ये वाला पूछ देता है कि बृहद संहिता के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराहमिहिर। और बराहमिहिर किस विज्ञान से संबंधित है? खगोल विज्ञान से। धन्वंतरी का संबंध किससे है? चिकित्सा से। हमने बार बार बताया 3 डॉक्टर याद करो, जीवक, चरक, धन्वंतरी। जीवक किसके समय? जल्दी बोलिए। बिंबिसार। चरक गणेश और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश की रचना कौन की है? अमर सिंह। और कालिदास की रचना कौन कौन है? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम। पूछा जाए मालविकाग्निमित्रम में किस राजा की कहानी? अग्निमित्र की कहानी। आपको बताया था यहाँ से अग्निमित्र है और यहाँ से उसकी प्रेमिका है मालविकाग, और ये दोनों की कहानी यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम करके लिखा हुआ है। तो ये था पूरा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का काल। इसमें 2 चीज हम लोग सीखे। एक तो विदेशी यात्री चीन से आया, कौन? फाहियान। कौन आया है? फाहियान। तो दूसरा हम लोग सीखे कि इसके समय जो विद्वान व्यक्ति हैं उनका समूह। कालिदास का उपनाम क्या है? भारत का शेक्सपियर। पूछा जाएगा भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। अब हम लोग जरा देखें कालिदास के बाद हेड कौन बने? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, इस समय बनना शुरू हुआ। बौद्ध जो धर्म है उसके ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा नालंदा यूनिवर्सिटी को। और बौद्ध ग्रंथ अधिकांश पाली भाषा में थे।
पूछा जाएगा कि संस्कृत का ऑक्सफोर्ड कौन है, तो संस्कृत का ऑक्सफोर्ड तक्षशिला विश्वविद्यालय। पाली भाषा का ऑक्सफोर्ड कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय आपको दिमाग में सेट रखना है कि ये कुमार गुप्त के समय बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना कि कल्पना इसी से कर सकते हो कि यहाँ 1000 टीचर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में 1000 टीचर थे। लड़के बैठ के सोचते रहना, इंडिया छोड़ दीजिए, विदेश से, चीन से, श्रीलंका से, म्यांमार से किसी का बड़ा बड़ा लड़के का जो बेटा पढ़ाना है तो इंडिया भेजता था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में भेज दी। उससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के लिए गेट कीपर लोग के क्वेश्चन बताना जरूरी था, तब अंदर घुसोगे, नहीं तो गेट के अंदर प्रवेश भी नहीं। क्योंकि गेट पर पूछेगा किस लिए आया था, पढ़ने के लिए, तो वही लोग 2-3 को क्वेश्चन आ गए, वो बता दोगे तो कहेगा कि हाँ आप यहाँ पढ़ सकते थे। वो नहीं बता पाया तो वहीं से वो भगा देगा कि काहे के लिए जाइएगा, इतना नहीं आता है तो आप लोग के लिए नहीं है। अब सोचिए इतना बढ़िया वीआईपी यूनिवर्सिटी उस समय का। और इसी समय कुमार गुप्त के सिक्के पर मोर का चित्र शुरू हुआ। पूछेगा मोर का चित्र किस गुप्त राजा पे मिलता है, कुमार गुप्त। और तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख ये भी कुमार गुप्त का मिला। 3 बात कुमार गुप्त से पूछेगा, तीनों एकदम ठीक रखना चाहिए। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके समय, कुमार गुप्त के समय। इसके सिक्के पर किसका चित्र है, मोर का। और तीसरा सबसे ज्यादा गुप्त काल में अभिलेख किसके समय मिला, तो ये भी कुमार गुप्त के समय है। तो आप समझते हैं कुमार गुप्त क्लियर है सबका। इसके बाद राजा है स्कंदगुप्त। अब यहीं तक मेन आपको स्कंदगुप्त तक क्वेश्चन आते हैं, उसको एक बार सुने। इसके समय विदेशी आक्रमण हो रहे हैं हुनों का, इसलिए आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जानते हो हम ऐसे पढ़ाएंगे और परीक्षा में देगा किस विदेशी आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन। अब उसमें दे देगा शक, पहलव, कुषाण, हून। कई बार जान के लगा देता है यूची कबीला, लड़का उधर ही रह जाए। जैसे मध्य एशिया में यूची कबीला वगैरह था, उसी तरह से ध्यान रखना कि हून भी एक जनजाति। और गुप्त काल के लास्ट समय इसका काफी ज्यादा आक्रमण होने लग गया और इसी के आक्रमण से गुप्तों का साम्राज्य खत्म भी हुआ। आपको ध्यान रखना है, हून का मतलब घून। घून देखा है, लकड़ी वगैरह में घून लग जाएगा तो अंदर रहता है। बोलो दिखाई देता है कि अंदर रहता है, गुप्त रहता है। और जब तुमको बोलेंगे हून तो कहना घून गुप्त रहता है, गुप्त काल इसी से पतन। बोलो हून से पतन क्लियर है सबका। और पहली बार हूनों का आक्रमण किसके समय है, स्कंदगुप्त के समय। लेकिन स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित करके शक्रादित्य की उपाधि धारण। आपको पूछा जाएगा कौन सा गुप्त राजा शक्रादित्य की उपाधि धारण किया, स्कंदगुप्त। शक्रादित्य मैंने विजेता। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ के अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बना था और वो सुदर्शन झील का अंतिम मरम्मत करने वाला कौन है, स्कंदगुप्त है, जिसका सौराष्ट्र में गवर्नर का नाम पर्णदत्त। देखिए इसका गवर्नर भी पूछता है। आपको सुदर्शन झील से 4 व्यक्ति मैं बार बार बताता हूं, फिर से सुन लो। सुदर्शन झील एकदम ठीक होना चाहिए। पहली बार सिंचाई के लिए अगर किसी ने प्रयास किया तो वो व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य काल का है। उसने सबसे पहले गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई। उसी का हम लोग देखे पोता है अशोक, उसने उसको मरम्मत पहली बार कराई। फिर हम लोग देखे शक शासक रुद्रदामन, उसने केवल न कि मरम्मत कराया बल्कि एक अभिलेख लिखा, जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत में। और उस अभिलेख से मालूम चला कि जो रुद्रदामन है उसने भी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। और उसी जूनागढ़ अभिलेख में इसने भी अपना नाम लिखा कि मैं भी मरम्मत कराई। चारों नाम राजा का पूछे तो सुदर्शन झील से संबंधित राजा पहला बोलो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बोलो अशोक, तीसरा रुद्रदामन और चौथा स्कंदगुप्त। तो ये स्कंदगुप्त से मेन क्वेश्चन आएगा। स्कंदगुप्त का गवर्नर कौन है, पर्णदत्त। कौन है, पर्णदत्त। अब इसमें हम लोग देख ले गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा कौन है, भानुगुप्त। भानुगुप्त का मेन एक ही क्वेश्चन आता है, एरन अभिलेख। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है कि भारत में पहली बार सती प्रथा प्रारंभ गुप्त काल में ही हुआ। इसीलिए गुप्त काल में ही कई चीज शुरू है। पर्दा प्रथा गुप्त काल में है, सती प्रथा गुप्त काल में। एरन अभिलेख में पहली बार लिखा हुआ है कि एक सैनिक है गोपराज, हूनों के आक्रमण में लड़ते हुए मारा गया और गोपराज की जो चिताएं जल रही थी उसमें इसकी पत्नी जाके सती हो। धीरे धीरे एक परंपरा होने लगी, किसी का हस्बैंड मर जाए और उसके लाश में अगर उसकी पत्नी कूद जाए तो समझो अगर वो मर गई तो समझिए तर गई। पूरे लोग उस बड़ाई करेंगे कि होगी महिला, वैसा नहीं होगा। पति के मरने के बाद सती हो गई। आप लोग कभी जिधर गांव घर होगा, शहर होगा तो वहां एक आगो मोहल्ला भी बन जाता है, सती स्थान। कभी कोई मोहल्ला मिलेगा तुमको नाम सती स्थान, मतलब कोई ना कोई महिला वहां की सती हो गई तो मोहल्ला के नामे हो गया कि कहा वो सती जहां हुई थी, स्थान है सती स्थान। तो इस काल में हम लोग जरा देख लीजिए, पहली बार सती प्रथा का अभी पूछेगा अभिलेखीय प्रमाण कहां मिलते हैं, एरन अभिलेख। किसकी पत्नी सती हुई, गोपराज। तो गोपराज की पत्नी सती हो गई। अब इसमें हम लोग अभी सुने गुप्त काल को भारत का क्या कहते, स्वर्ण युग। पूछा जाएगा कि भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहते, गुप्त काल को। और इसके बाद हम लोग देख ले जरा जो खोज हुआ उन सभी बातों को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया, ये भी हम लोग सुन लिए। आर्यभट्ट गुप्त काल के खगोलविद और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने ही किस चीज का खोज किया, शून्य का। और सबसे पहले यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। तो एक गुप्त काल का पूरा फेज आपका कंप्लीट हो गया। अब अभी आपकी ड्यूटी है लास्ट बार हमारे साथ सुनना और उसके बाद पूरा गुप्त रिवीजन हो जाएगा। सुनिए अब ठीक से, एक बार तो पूरे कंप्लीट देख लिया और पूरा एक बार जो आप सुनोगे याद पे जाना चाहिए।
इसके बाद हम किसी से पूछे तो उनके पास से आंसर निकलना चाहिए। तो अब सुनोगे तो याद हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले देखें गुप्त काल। ध्यान दीजिए, गुप्त काल में हम लोग जो अभी पढ़े तेजी से सुनते जाएंगे कि गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ये पहला लाइन तो सबको याद हो गया हो। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण किया। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच राजा है, इसने भी महाराज की उपाधि धारण किया। पहला व्यक्ति है चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया और 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ, और इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। ये तीन चीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट, एक तो गुप्त संवत, एक वास्तविक संस्थापक महाराजा धीराज की उपाधि, और एक विवाह। तीनों बात याद हो गया सब। अब हम लोग इसके बाद देखें कि इसका एक प्रतापी बेटा है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को इसीलिए लिच्छवी दौहित्र कहते, लिच्छवी का पुत्र, और लिच्छवी दौहित्र की इसकी उपाधि है। भारत का पहली बार दक्षिण तक फिर से गुप्त काल में विजय किया, और इसीलिए इसको भारत का क्या कहते, नेपोलियन कहते। समुद्रगुप्त खुद संगीत प्रिय है, साहित्य प्रिय है, कविराज की इसकी उपाधि है, इसके मुद्रा पर वीणा का चित्र है। ये सभी चीज समुद्रगुप्त में आपको दिमाग में सेट रखना। समुद्रगुप्त के बाद तब हम लोग देखें अगला इसका बेटा रामगुप्त, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। मेन क्वेश्चन आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये तो दिमाग में आ गया सबको। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागवंशीय कुबेर नाग के साथ हुआ, नागवंशीय कुबेर नाग के साथ हुआ, जिसकी बेटी प्रभावती गुप्त थी, और उसका विवाह वाकाटक के रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। यहाँ पर आपको फिर से एक ध्यान रखना है इस पेज को। अगला नंबर हम लोग देखें चंद्रगुप्त द्वितीय में कि इसके दरबार में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे मेन क्वेश्चन आते हैं। तो पहला दरबार में इंपॉर्टेंट कौन है, हरिसेन। अगला नंबर वराहमिहिर, अमर सिंह, कालिदास, और एक चिकित्सक है धनवंतरी। क्लियर है सबका। और हमने बताया कालिदास को भारत का शेक्सपियर का। कालिदास के पुस्तक कौन है, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। बोलो, पुस्तक भी क्लियर हो गया सबका। अब इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण एक और सुने कि इसके समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। बोलो, ये भी दिमाग में आ गया। अब इससे बहुत क्वेश्चन नहीं, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय कंप्लीट हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला राजा है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो तीनों आपको अभी सुना दी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, सिक्के पर मोर के चित्र मिलते हैं, और सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त का ही मिलता है गुप्त काल। बोलो, ये भी लाइन क्लियर है सबका। इसके बाद हम लोग देखें कुमारगुप्त के बाद कौन है, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय आपको बताया पहली बार हुनों का आक्रमण, हुनों को पराजित करने के बाद इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया। और एक और इंपॉर्टेंट बताए, जिसमें हम लोग देखें जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया, और उस समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पर्णदत्त था। गवर्नर का नाम क्या है, पर्णदत्त है। और लास्ट हम लोग देखें गुप्त काल का अंतिम प्रतापी राजा भानुगुप्त है, और भानुगुप्त का एक अभिलेख है ऐरन अभिलेख, और इसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख है, जहां गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। और तब हम लोग देखें कि आर्यभट्ट ने शून्य का खोज की। हम लोग देखें गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। इसके कारण स्वर्ण काल कहते हैं, ज्ञान विज्ञान और साहित्य की सबसे ज्यादा उन्नति होने के कारण। और गुप्तों में स्वर्ण काल किसके समय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय है। और तब हम लोग जो देखे इसमें शून्य के खोज से, अब एक मनोरंजन वाला क्वेश्चन भी हम लोग सुने थे, इस शून्य का खोज अगर इसी समय है तो 10 सिर रावण का कैसे हो गया, और कौरव 100 भाई कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, ईश्वर ने हमें जो नंबर दिया है वो नंबर नेचुरल नंबर है, वो 1 से। बिना स्कूल गए इस पे खोज की जरूरत नहीं है, ये सब में डाउनलोड ईश्वर करके भेजते। कोई गांव की अनपढ़ महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, कभी विद्यालय नहीं गई, लेकिन उसको कितनों को बैठा रहा है, वो सब गिन के रेडी कर देगी, बांट के रेडी कर दे। उसको स्कूल का जरूरत नहीं है, ईश्वर ने कुछ नंबर इसमें डाउनलोड किया है। जानवरों में नहीं होता, कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते कि 2 इधर 2 उधर, लेकिन एकदम अनपढ़ महिला भी है तो इसको करने में सक्षम है। और गिनती कहां से होती है, 1 से। तो मैं ट्राई करो ना, किसी अनपढ़ को पूछना कितने उंगली है, तो 2 पूछोगे आप तो 1, और कहोगे बताओ 1 था, अब बोलो तो 0 नहीं बोल सकते, कहेगा कुछ ना, खत्म। कहना 10 रुपया दिए और 10 रुपया ले लिया, कितना बचा, तो कहेगा कुछ नहीं बचा, 1 रुपया नहीं बचा, 0 नहीं बोलेगा। इस शून्य का खोज मनुष्य द्वारा हुआ है, ईश्वर के डाउनलोडेड नहीं। और इसीलिए शून्य को जब गिनती में शामिल करते तो इसको होल नंबर कहते, कि भगवान से 1 छूट गया था, हम लगाए तो अब पूरा हो गया, और नाम दिया गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैथ में सुने हो ना, तो समझना भगवान से 1 छूट गया, कौन है, 0। और वो 0 कौन खोजे, आर्यभट्ट खोजे। तो ये 0 इसके पहले बाद में लगा है, बाकी गिनती ईश्वर लोड करके भेजे। तो 10-20 लोडेड है, 0 नहीं है। 1 - 1 ये आंसर नहीं था पहले, ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया शून्य के खोज के बाद। तो अब तो हम समझते हैं कि सभी बातें भी आप समझ गए होंगे कैसे। तो ये गुप्त काल से अब आपको 2-3 क्वेश्चन दें, क्या बता पाओगे। चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन लिख दीजिए, जल्दी फटाफट। लिख दीजिए। वराहमिहिर के पुस्तक का नाम क्या है।
वराह मिहिर की पुस्तक का नाम क्या है? वराह मिहिर की पुस्तक का नाम क्या है? चॉइस के लिखिए। बृहद संहिता, बृहद संहिता। चॉइस बी अमरकोश, सी वराह मिहिर संहिता, सी वराह मिहिर संहिता, और डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए आंसर क्या होगा? ये होगा, जल्दी आंसर बोल दीजिए। वेरी गुड। वराह मिहिर की रचना कौन सा है? बृहद संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लड़के इसका आंसर नहीं देते क्योंकि कालिदास वाला ज्यादा रटे रहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं गुप्त काल से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर दे दोगे। भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को। बता दीजिए गुप्त काल में किस राजा का काल स्वर्ण काल है? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस राजा ने चांदी का सिक्का चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस उपलक्ष्य में चलाया? शकों को हराने के बाद। किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया? कुमारगुप्त। किस राजा के सिक्के पर वीणा का चित्र है? समुद्रगुप्त। किसके सिक्का पर मोर का चित्र है? अरे कंफ्यूज होता है। मोर किसकी सवारी है? मोर किस भगवान की सवारी है? सरस्वती। मोर को बैठाते हैं ना जी, तो सरस्वती माने समझना नालंदा यूनिवर्सिटी। बात समझ रहा? तो कुमारगुप्त आंसर चला जाए। बोलिए क्लियर है सबका ना? तो अब गुप्त काल आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। गुप्त काल से अब बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चले गए।